ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन क्लास हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल की। बच्चों, जो प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में लिखना है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लिखने में गलती करते हैं तो आपको नंबर मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से समझें कि आपको क्या लिखना है। इसलिए ये क्लास रखी गई है। हम बारी बारी से कुछ चीजों को समझेंगे। एक तो ये हम समझेंगे कि हमें परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा हम ये समझेंगे कि हमें रिकॉर्ड में किन बातों का ध्यान रखना है। जो रिकॉर्ड आपने बनाई है उन रिकॉर्ड में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हमारा ये जो प्रैक्टिकल है, भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल, ये कुल 3 घंटे का होगा। जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हमारा होगा, ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है ये टोटल 6 भागों में डिवाइड है। 1, 2, 3, 4, 5। इस 6 भागों का प्रत्येक का समय है। इसमें आपको एक मेजर प्रैक्टिकल, एक बड़ा प्रैक्टिकल आपको करना है, एक मेजर प्रैक्टिकल आपको करना है, और 2 माइनर प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप आपको करने हैं कॉपी में। लिखने का जो तरीका होगा उसमें आपको लॉटरी सिस्टम से सबसे पहले प्रैक्टिकल अलॉट किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम से जब आपको प्रैक्टिकल अलॉट हो जाएगा, आप विद्यालय में जब भी पधारेंगे तो आपसे सबसे पहले अटेंडेंस शीट पे साइन करवाए जाएंगे। उसके बाद में आपको आपके सामने कॉपियां रखी हुई होंगी जिनमें कौन सी कॉपी में कौन सा प्रैक्टिकल है ये आपको नहीं पता होगा पहले से, और आपको उनमें से एक कॉपी निकालने के लिए कहा जाएगा। जब आप कॉपी निकालेंगे और उसे खोलेंगे तो उसके अंदर एक या तो स्लिप चिपकी हुई होगी या फिर हाथ से लिखा हुआ होगा प्रैक्टिकल, कौन सा आपको प्रैक्टिकल करना है। तो जितने भी प्रैक्टिकल आपको करवाए गए हैं उन सभी प्रैक्टिकलों में, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? सर आ रही है। ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल आपको करवाए गए हैं मेजर प्रैक्टिकलों में, उनमें से कोई सा भी प्रैक्टिकल आपको मिल सकता है। नंबर 1 बात, जैसे ही आप प्रैक्टिकल को पढ़ें उसमें विशेषतः आप 2 बातों को नोटिस करें। एक, कि आपके प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है, और दूसरा उसमें कितने प्रेक्षण लेने हैं। क्योंकि जब बोर्ड का पेपर आता है तो बोर्ड के पेपर में जो प्रैक्टिकल हमें दिए होते हैं उनमें कई बार हमें 6 प्रेक्षण लेने के लिए कहा जाता है, कई बार हमें 5 प्रेक्षण लेने के लिए कहा जाता है, कई बार हमें 3-3 प्रेक्षण के 2 सेट लेने के लिए कहा जाता है, कई बार 2-2 प्रेक्षण के 3 सेट लेने के लिए कहा जाता है। तो अलग अलग प्रैक्टिकल के लिए प्रेक्षणों की संख्या अलग अलग होती है, और ये जो प्रेक्षणों की संख्या है ये आपको जो भी स्लिप चिपकी हुई मिलेगी आपकी कॉपी में या लिखा हुआ मिलेगा उद्देश्य, उसके लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको टोटल कितने प्रेक्षण लेने हैं। नंबर 1 बात, ये जो मेजर प्रैक्टिकल है इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। ये 10 अंक का प्रैक्टिकल है। अब इसमें क्या लिखना है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरी चीज कि दो जो क्रियाकलाप आपको करने हैं वो क्रियाकलाप आपको 60 मिनट के अंदर पूरे करने हैं, यानी 30 मिनट आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए मिलेंगे, और इस एक क्रियाकलाप का जो नंबर है वो है 4। इस हिसाब से अगर 2 क्रियाकलाप के नंबर हम देखें तो 4 दूना 8, यानी टोटल 18 नंबर आपके प्रैक्टिकल का लिखने का जो काम है कॉपी में, और प्रैक्टिकल करके रीडिंग लेने का जो काम है, गणना करने का जो काम है, वो 18 नंबर का है। यानी जो भी प्रैक्टिकल आप अंदर कर रहे हो परीक्षा के दौरान वो 18 नंबर का प्रैक्टिकल आपको कॉपी में लिखना है। उसके अलावा आपको 4 नंबर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उस प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट सही है। अच्छा, ये जो 4 नंबर है ये भी आगे डिवाइडेड है। जैसे 10 नंबर मेजर प्रैक्टिकल के हैं तो ये 10 नंबर एक ही चीज के नहीं है, अलग अलग चीज के 10 नंबर है। इसमें परिणाम के अलग नंबर है, इसमें गणना के अलग नंबर है, इसमें प्रेक्षण के अलग नंबर है, इसमें चित्र के अलग नंबर है, इसमें सिद्धांत के अलग नंबर है। ठीक इसी प्रकार से ये जो 4 नंबर हैं ये 4 नंबर भी प्रत्येक एक्टिविटी के जो 4 नंबर हैं, प्रत्येक क्रियाकलाप के जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर भी आपस में डिवाइडेड है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 4 नंबर आपके प्रायोगिक रिकॉर्ड के हैं, जो प्रायोगिक रिकॉर्ड आपने बनाई है उसके हैं, और 4 नंबर आपके जो मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे उनके हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 4 नंबर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है पूरे साल भर में, 4 नंबर जो पूरे सब साल भर में आपने प्रयोग किए हैं उसमें जो रिकॉर्ड में जो प्रयोग आपने लिखे हैं उसके हैं, और 4 नंबर आपके वाइवा के हैं।
तो 4 और 4 8 नंबर आपके पूरे सत्र पर्यंत किए गए काम पर आधारित है, और उसके अलावा बचे हुए जो 22 नंबर हैं वो आपके परीक्षा के दौरान किए गए काम पर आधारित होंगे। अब ये जो नंबर हैं इनको भी हम यहाँ पर देखो समझने का बच्चों प्रयास करेंगे कि ये नंबर कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले वृहद प्रयोग के बारे में समझेंगे हम, और उसके बाद में क्रियाकलाप के बारे में। वृहद प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वृहद प्रयोग यानी कि बड़ा प्रैक्टिकल आपका 90 नंबर का है, टोटल 10 पूर्णांक का। ये जो 10 पूर्णांक है ये टोटल 6 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो भाग है वो है स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? स्वच्छ आनुपातिक दिशा सहित नामांकित चित्र। अब आपको यहां पर जो चित्र बनाने हैं वो 2 कैटेगरी के चित्र बनाने हैं। पहला जो कैटेगरी का चित्र है वो है विद्युत परिपथीय चित्र, और दूसरा जो चित्र है वो है किरण आरेख चित्र। क्योंकि आपके ज्यादातर प्रैक्टिकल जो हैं वो 2 ही कैटेगरी के हैं, या तो वो कोई विद्युतीय परिपथ वाले प्रैक्टिकल हैं, और या फिर वो ऑप्टिक्स के यानी प्रकाशिकी से पर आधारित प्रैक्टिकल है। अगर विद्युतीय परिपथ युक्त चित्र है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहां पर कि ओम के नियम का उपयोग करते हुए हम तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका जो परिपथ चित्र है उस परिपथ चित्र में बच्चों आप देखते हो कि एक बैटरी होती है, इसके अलावा एक कुंजी होती है, उसके अलावा एक धारा नियंत्रक होता है, और इसके साथ में एक एमीटर लगा होता है। एमीटर श्रेणी क्रम में है, आप इसे यहाँ के स्थान पर कुंजी के साथ में भी लगा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ये एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ा हुआ है, इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर है। तो आपको इस चित्र में मैं बारी बारी से अगर बात करूं तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात कि ये जो चित्र है वो स्वच्छ नामांकित होना चाहिए। स्वच्छ और नामांकित होने का मतलब ये है कि जब आप इस चित्र को बनाएं तो सबसे पहली बात आपको पेंसिल से ही ये चित्र बनाना है। ये चित्र आपको पेन से नहीं बनाना है, क्योंकि पेन से बनाने में दिक्कत क्या होती है? अगर आपने गलती से कोई भी चीज आपसे गलत बन गई तो आप उसे मिटा नहीं पाओगे। फिर वो जो चित्र है उसमें जो भी आप फेरबदल करोगे चित्र स्वच्छ नहीं रहेगा। स्वच्छ चित्र नहीं रहेगा तो आपको जो इस चित्र के नंबर मिलने हैं वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब आप ध्यान रखें कि स्वच्छ चित्र होने पर आपको आधा अंक इस चित्र में मिलेगा। अगर ये चित्र स्वच्छ होगा तो आपको आधा नंबर इस चित्र में मिलेगा, यानी कि आप चित्र बनाते समय एक काम क्या करेंगे? पेंसिल का उपयोग करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि स्केल की सहायता से एकदम साफ साफ सही सही चित्र आप बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ स्वच्छ होने का एक अभिप्राय ये भी है कि जो युक्तियां जैसी है उनको वैसा ही बनाया जाए। यानी कि जब हम एमीटर बना रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि एग्जैक्टली अगर आप वृत्त नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन लगभग वृत्त जैसी ही आकृति बने, कहीं ऐसी आड़ी टेढ़ी आकृति नहीं बन जाए। ये आप ध्यान रखें, है ना? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि ये दिशा सहित चित्र होना चाहिए और स्वच्छ के साथ में आनुपातिक भी होना चाहिए। यानी कि जब आप बैटरी बना रहे हो, अब देखो आप गलती क्या करते हो, जैसे हम बैटरी या सेल बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यहां पर ये बैटरी और सेल हम बना रहे हैं, तो बैटरी या सेल बनाते समय आप क्या करें? एक बड़ी लाइन हम बनाते हैं और एक छोटी बनाते हैं, और जो तार हम इसमें जोड़ते हुए दिखाते हैं ये ध्यान रखें कि बड़े और छोटे में ये तार एकदम दोनों तरफ सीध में होना चाहिए। ये तार और ये तार ये दोनों एकदम एक ही लाइन में एक ही सीध में होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इसमें गड़बड़ी क्या करते हो? पहली गड़बड़ी आप ये करते हो कि जब आप ये चित्र बनाते हो तो ये तार बनाते समय एक में ऊपर बना दिया, एक में नीचे बना दिया। ये सबसे पहली गलती हमारी ये है। दूसरी गलती आप क्या करते हो कि ये जो बैटरी आप बना रहे हो इस बैटरी को आप बैटरी नहीं बना करके संधारित्र जैसा बना देते हो। पता ही नहीं चल रहा है कि बैटरी है संधारित्र है, यानी कि आप माइनस और प्लस सिरे को एक जैसा ही बना देते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस सिरे अलग अलग क्लियरली दिखाई देने चाहिए, और इस पर इसके साथ साथ मेंशन भी होना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये मेंशन भी होना चाहिए। इसके साथ ही इस पर लिखा हुआ होना चाहिए ई या E0 या जो भी इसका हमने इसके
विभव का मान या ईएमएफ का मान जो भी हमने माना है, विद्युत वाहक बल का मान जो भी हमने माना है, वो इस पर मेंशन होना चाहिए। एक, अगर हम बात करें एमीटर और वोल्टमीटर की, तो एमीटर और वोल्टमीटर सामान्यतः नियम तो ये है कि अगर दोनों की परास सेम हो, क्या कहा मैंने, अगर दोनों की परास सेम हो तो एमीटर और वोल्टमीटर के लिए बनाए जाने वाला वृत्त भी समान होना चाहिए, और अगर असमान परास हो तो बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन आपको इस बात पर गौर करना ही नहीं है कि एमीटर और वोल्टमीटर की परास सेम है या अलग है, आपको दोनों का साइज सेम बनाना है। आप ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि एमीटर का साइज तो आपने इतना बड़ा बना दिया और वोल्टमीटर का साइज आपने बहुत छोटा सा बना दिया। तो ये आनुपातिक चित्र होना जरूरी है। ऐसे ही अगर हम रियोस्टेट की बात करें, तो रियोस्टेट जब आप बना रहे हैं तो ये रियोस्टेट इस तरीके से आप बनाते हैं, तो ये जो आप ये उठाव और गहराव वाला जो जिगजैग बनाते हैं, ये जिगजैग एग्जैक्ट हो तो बहुत अच्छा है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें थोड़ी सी आप मतलब जल्दबाजी में कई बार होता है कि बराबर नहीं बन पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल ही अजीब सा बना दो आप, है ना, ये थोड़ा सा स्वच्छ दिखना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आपको ये आर एच जैसा दिखना चाहिए। और इसके साथ में आपको क्या लिखना पड़ता है, आर एच। जब आप कुंजी बना रहे हो, ठीक है, तो कुंजी बनाते समय भी हमें क्या करना है, कुंजी बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। ये कुंजी हम बना रहे हैं, जैसे ये कुंजी हमने बनाई तो इसके लिए हम ब्रैकेट नुमा आकृति बनाते हैं, और ब्रैकेट नुमा आकृति के दोनों तरफ तार दिखाते हैं, ये तार एक सीध में होना चाहिए। पहली बात, यदि परिपथ में आपने धारा का प्रवाह दिखाया है तो परिपथ के जिस लूप में आप धारा का प्रवाह दिखा रहे हैं उस लूप में जुड़ी हुई कुंजी को आपको बंद दिखाना होगा, यानी बीच में डॉट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुंजी बनाने के बाद में इसके साथ में आपको प्रतीक के लिखना है। और अगर हम बात करें इसके बाद में प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि जिगजैग जो आकृति है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर में आपको प्लस माइनस मेंशन करना है। तो ये तो हुई आनुपातिक की बात। अब हम क्या करें, दिशा सहित, तो आपको इसमें धारा की दिशा भी बतानी है। ये धारा की दिशा भी हमने इसमें बता दी कि धारा किस दिशा में बह रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस में प्रवेश कर रही है, तो इस प्रकार से आपको धारा की दिशा भी बतानी है। इसके बाद में आप यहां पर चित्र पर ध्यान देख रहे होंगे कि चित्र पर हमने हर चीज का केवल प्रतीक लिखा है। अगर प्रतिरोध है तो हमने आर लिखा है, वोल्ट मीटर तो वी लिखा है, एमीटर है तो ए लिखा है। लेकिन इस चित्र के पास में साइड में आपको इन प्रतीकों को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया ई किसको बताता है, बैटरी को बताता है। आपने लिख दिया आर एच किसको बताता है, धारा नियंत्रक को बताता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। वी किसको बता रहा है, वोल्ट मीटर को बता रहा है। इन सभी चीजों को आपको इस चित्र के पास में मेंशन करना पड़ेगा। जब आप स्वच्छ चित्र बनाएंगे, आनुपातिक चित्र बनाएंगे, तो आपको आधा अंक मिलेगा चित्र का। अगर आप दिशा बनाएंगे तो आधा अंक और मिलेगा चित्र में, और अगर आप इसे नामांकित भी करते हैं तो आपको आधा नंबर और मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 1/2 यानी 1.5 नंबर इस चित्र में मिलेंगे, अगर आप इन 3 खास बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है सूत्र या सिद्धांत का या नियम का, इसके भी आपको 1.5 अंक मिलेंगे। अब इसमें क्लियरली है कि यदि हम सूत्र या सिद्धांत लिख रहे हैं और उस सूत्र या सिद्धांत में जो राशियां हैं, सूत्र या सिद्धांत हर प्रैक्टिकल के लिए अलग है, नियम अलग है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि सूत्र या सिद्धांत लिखते समय आपको जो भी सूत्र या सिद्धांत आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं अर्धविक्षय विधि की बात करूं तो अर्धविक्षय विधि में जब हम दक्षतांक निकालते हैं के, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है E अपॉन R प्लस जी इंटू 1 अपॉन थीटा, ठीक है। अभी हमने सूत्र तो लिख दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ये समझाना है कि E क्या है, R क्या है, G क्या है और थीटा क्या है। तो आप यहां पर मेंशन कर दें कि E क्या है। E जो है वो बैटरी की वोल्टता या बैटरी का विद्युत वाहक बल है, बैटरी का विद्युत वाहक बल, या बैटरी की वोल्टता लिख सकते हैं और मात्रक ब्रैकेट में लिख दें, किसमें आप लेंगे, वोल्ट में। इसके बाद में आर क्या है, आर हम कहेंगे एच आर बी, यानी उच्च प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, से निकाला गया प्रतिरोध,
ठीक है, ये किस में है? ओम में। जी क्या है? जी है रेजिस्टेंस बॉक्स यानी आरबी से निकाला गया प्रतिरोध या धारा मापी का प्रतिरोध, ये भी ओम में। और थीटा क्या है? पूर्ण विक्षेप के लिए अंश, तो ये अंश भी हमें किस में लेने हैं? ये अंश भी हमें लेने हैं, आपको किस में लेने अंश? इसका कोई मात्रक नहीं है, तो मात्रक नहीं है तो या तो आप इसके हाथ में अंश लिख दे, मैं केवल जो भी लिखे, जैसे 30 आ रहे तो 30 अंश, 24 आ रहे तो 24 अंश, हिंदी में अंश लिख दे, में आगे हम देखेंगे भी। तो इसके आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने इसमें जो प्रतीक है उनको नहीं समझाया, सही से आपने सिद्धांत नहीं लिखा, तो आपके 1.5 में से आधा अंक काट लिया जाएगा। अगर आपने सूत्र सिद्धांत या नियम ही नहीं लिखा है या पूरा नहीं लिखा है, तो आपका आधा नंबर और काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है, इस प्रकार से आपको जो नंबर मिलेंगे, उस नंबर में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है वो है प्रेक्षण। प्रेक्षण में दो चीजें, एक कि आपको जितने प्रेक्षण लेने के लिए कहा गया है उतने प्रेक्षण आपको लेने ही हैं। अगर आपने कम संख्या में प्रेक्षण लिए हैं तो आनुपातिक रूप से आपके नंबर कट हो जाएंगे। जैसे 3 नंबर प्रेक्षण लेने के हैं, अब मान लीजिए आपको 6 प्रेक्षण लेने के लिए कहा जाता है और आपने 4 ही प्रेक्षण लिए, तो 2 प्रेक्षण के आधे और आधे, 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, सीधा सीधा ही कट हो जाएगा। और बाकी के जो 4 प्रेक्षण हैं उसमें 2 नंबर मिलेंगे, वो भी आगे किस बात पर डिपेंड करेगा? तो पहली बात कि आपकी जो सारणी आपने बनाई है प्रेक्षण लेने के लिए, प्रेक्षण सारणी, वो उचित है या नहीं है, यानी कि उसमें वो सारा डेटा जिसकी हमें उस प्रैक्टिकल के लिए आवश्यकता है वो है या नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हर जगह गलती करते हो, और वो क्या है? हर रीडिंग के साथ में, हर पाठ्यांक के साथ में प्रेक्षण सारणी में या तो हर पाठ्यांक के साथ में उसका मात्रक लिखा हुआ हो, या जहां पर वो जो मात्रक, जो पाठ्यांक आप लिख रहे हो उसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग के साथ में आप मात्रक लिखें। जैसे हम लिखते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, और उसके बाद में हम नीचे 2 कॉलम बनाते हैं एन, और दूसरा बनाते हैं एन इंटू लीस्ट काउंट, और इसको हम कहते हैं वी। तो अगर आप यहां ब्रैकेट में लिख दें वोल्ट में, तो आपको हर पाठ्यांक के साथ में वोल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो आपको हर पाठ्यांक के साथ में वोल्ट लिखना पड़ेगा। तो हर जगह आपको मात्रक का उपयोग करना है। अगर आप मात्रक का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेक्षण लिखते समय कहीं पर भी काटा फांसी या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रेक्षण और गणना में अगर आपने काटा फांसी या ओवर राइटिंग की है तो आपके आनुपातिक रूप से नंबर कट जाएंगे। तो 3 बातें खास है। पहली बात कि आपको जितने प्रेक्षण लिखने के लिए कहा गया है उतने प्रेक्षण आपको लेने हैं। दूसरी बात कि आपको सारणी में वांछित जितने भी पद हैं वो सारे बनाने हैं और उसके साथ मात्रक लिखना है। और तीसरी बात कि आपको काटा फांसी और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 नंबर जो है प्रेक्षण के मिलेंगे। इसके बाद में आपको करनी है गणना। हेलो और सर। गणना करते, हाँ बोलो बेटा। सर इसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या सर? हाँ हाँ सर, इसका वीडियो डालना है क्योंकि वो प्रभुलाल उसके नेट खत्म हो गए इसलिए वो क्लास कोई नहीं ले कोई पा रहा है बात सर। कोई बात नहीं, डाल दूंगा मैं, ठीक है डाल सर। दूंगा मैं, ठीक है ना। दूसरी जो अगला जो है वो है गणना। अब गणना में आपको क्या करना है? पहली बात तो जितनी आपने प्रेक्षण लिए हैं उसके आधार पर जो आपको गणना करनी है। तो अगर आपको प्रत्येक प्रेक्षण की प्रैक्टिकल में गणना करनी है तो आप प्रत्येक प्रेक्षण की अलग अलग गणना करें। मैं मात्रक, हर पद में तब तक आपको मात्रक लिखना है जब तक कि वो मात्रक कट नहीं जाए। ये ध्यान रखना है आपको। आप गलती क्या करते हैं? आप मात्रक नहीं लिखते हैं, आप केवल, जैसे आपको निकालना है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, कहां पर? 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाले प्रैक्टिकल में। अब आपने निकाल लिया भाई L1 का जो मान है वो है 830 सेंटीमीटर, और L2 का जो मान है वो आपने निकाल लिया मान लीजिए 620 सेंटीमीटर। अब आपने 830 और 620 तो लिख दिया लेकिन साथ में सेंटीमीटर नहीं लिखा। अब ये गलती होगी, तो आपको क्या करना है? सेंटीमीटर भी लिखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यानी कि जब आप किसी भी चीज का मान लिख रहे हो तो उसका मात्रक उसके साथ में आपको लिखना ही लिखना है।
जब तक कि 2 या 3 मात्रक गुणा भाग होकर के या तो कोई नया मात्रक नहीं आ जाए और या फिर वो आपस में कट नहीं जाए, तब तक आपको हर पद में मात्रक लिखना ही होगा। एक बात, जब तक अंतिम उत्तर नहीं आ जाए तब तक आपको गणना करनी है। यानी ऐसा नहीं कि आपने 4 संख्याएं लिखी और कहीं पे गुणा भाग उसका हो ही नहीं रहा, डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया, तो डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, आपको अंतिम पद तक गणना करनी पड़ेगी। तो गणना के लिए सूत्र में सही मान लिखना, आनुपातिक रूप से जितनी गणनाएं आपको करनी है उतनी गणनाएं करना, परिणाम प्राप्त करने तक गणना करना, सही सही गणना करना, ग्राफ बनाना अगर ग्राफ की आवश्यकता है तो, और अगर ग्राफ की आवश्यकता उस प्रैक्टिकल में नहीं है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता, तो ग्राफ आप नहीं बनाए, ग्राफ को भी गणना में ही गिना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गणना में प्रत्येक पद के साथ में आपको तब तक मात्रक लिखना है जब तक कि वो मात्रक कट नहीं हो जाए। ठीक है, इसके ये जो गणना आप करेंगे इसके 2 नंबर हैं। तो अभी तक आपने देखा कि 1.5 नंबर चित्र के, 1.5 नंबर सूत्र या सिद्धांत के, यानी 3 हो गए टोटल, 3 नंबर प्रेक्षण के यानी टोटल 6 हो गए, और 2 नंबर जो है वो गणना के हैं, तो 6 और 2 8 नंबर हो गए। 1 नंबर परिणाम का है, परिणाम या निष्कर्ष लिखना है। अब परिणाम या निष्कर्ष निकलते समय 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो आपको शब्दों में लिखना है ना, और उसके साथ में जब आप उसका मान लिख रहे होंगे तो मैं मात्रक लिखना है। जैसे आपने लिखा ओम के नियम में, ओम के नियम वाले प्रैक्टिकल में, कि दिए गए चालक तार के इकाई लंबाई का प्रतिरोध, तो ये तो हो गया शब्दों में, ठीक है ना। R/L बराबर मान लीजिए आपके पास में आता है 2.5 प्रति मीटर, तो ये 2.5 के साथ में ओम प्रति मीटर आपको लिखना जरूरी है, जो उसका मात्रक है। इसी तरीके से दक्षतांक आप निकाल रहे हो तो दक्षतांक का मात्रक आपको लिखना पड़ेगा एम्पीयर प्रति अंश। जो भी चीज आप निकाल रहे हो उसका मात्रक आपको वहां पर परिणाम में भी लिखना होगा। ये बात ध्यान रखनी है, यानी अंकिक रूप से और शाब्दिक रूप से निष्कर्ष को आपको पूरा लिखना है। ऐसे ही ऐसे नहीं लिख देंगे परिणाम में R/L बराबर ये हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको शब्दों में भी लिखना है कि R/L क्या है, K निकाला तो K क्या है, यानी आपने उस प्रैक्टिकल में क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या परिणाम निकालना है, उसको शब्दों में आपको लिखना है। इसके आपके 1 नंबर है। अगर आपने सही निष्कर्ष नहीं लिखा है, मात्रक नहीं लिखा है, तो आपके आनुपातिक रूप से नंबर काट लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2 सावधानियां या त्रुटि उद्गम स्रोत की कौन कौन सी त्रुटि उद्गम के चांसेस इस प्रैक्टिकल में होते हैं, या प्रैक्टिकल करते समय हमें किन किन सावधानी का उपयोग करना है, वो सावधानी आपको लिखनी है। प्रत्येक सावधानी के आधा नंबर है, तो 2 सावधानियों के हिसाब से हम कहेंगे कि इसके टोटल हो गया 1 नंबर। इस प्रकार से 10 नंबर का आपका ये माइनर है। क्लियर है बच्चों, आपको क्या करना है एग्जाम में? एक बार बस बोल के बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो, अब अपन बात करेंगे क्रियाकलाप की, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और है, वृहद प्रयोग में आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पर कहीं पर भी उद्देश्य का नाम नहीं आया, यहां पर कहीं पर भी उपकरण का नाम नहीं आया, यानी आपको ना तो उद्देश्य लिखना है और ना ही उपकरण लिखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लिखोगे तब लिखने का क्रम क्या रहेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी में चित्र बनाएंगे। चित्र बना दिया आपने, उसके बाद में आप, अच्छा चित्र बनाते समय भी हेडिंग डाल दें ऊपर चित्र, उसके बाद में आप लिखेंगे सूत्र या सिद्धांत, ठीक है। तो आप यहां हेडिंग डाल दें सिद्धांत, फिर सिद्धांत के बाद में, सिद्धांत जब पूरा हो जाए तो प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी, उसके बाद में गणना। आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैं सारी चीजें एक के बाद एक लिख रहा हूं। रिकॉर्ड में आप क्या करते हो, चित्र बनाते हो आप खाली पेज पर, यानी लेफ्ट वाले पेज पर, और जो सूत्र और सिद्धांत होते हैं वो राइट वाले पेज पर लिखते हो। एग्जाम की कॉपी में लेफ्ट और राइट वाले पेज का सिद्धांत काम में नहीं लेना है आपको ये सब क्रम से चलना है। मतलब जिस पेपर से आप शुरू करो वहां पर सबसे पहले चित्र बना दो, जहां चित्र खत्म होगा उसके जस्ट बाद में आपको सूत्र या सिद्धांत लिखना है, एक लाइन छोड़ करके। जहां सूत्र और सिद्धांत खत्म हो जाए वहां एक लाइन छोड़ करके आपको प्रेक्षण करना है, प्रेक्षण लिखने हैं। प्रेक्षण खत्म हो जाए वहां पर आपको, प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी एक ही बात है ना, अलग अलग चीज मत समझ लेना इसको। जहां पर आपके प्रेक्षण सारणी खत्म हो जाए उसके बाद में आपको जस्ट बाद में गणना करनी है, स्टेप बाय स्टेप। गणना के बाद में परिणाम और परिणाम के बाद में सावधानियां, ये इसी क्रम में होने चाहिए।
आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें करने हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। तो जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो भी एक्टिविटी मिलेगी आपकी कॉपी में मेंशन की हुई होगी। जैसे मान लीजिए किसी कॉपी में मेंशन है A1 B1 और किसी की कॉपी में मेंशन है B1 A1, तो इसका अभिप्राय यह है कि जिसकी कॉपी में A1 पहले लिखा हुआ है उसे A1 पर जो एक्टिविटी रखी गई है वो पहले लिखनी है, और B1 पर जो एक्टिविटी रखी गई है वो उसे बाद में लिखनी है कॉपी में, ठीक है। इसी प्रकार से जिसके पहले B1 लिखा हुआ है वो पहले B1 पर रखी गई एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप को करेगा और दूसरा A1 पर। अब ये A1 और B1 का मतलब क्या है, तो जब आप प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कहीं पर भी जहां पर एक्टिविटियों को जमाया गया होगा वहां पर एक स्लिप लगी हुई होगी, वहां पर कुछ लिखा गया होगा, एक तख्ती रखी गई होगी जिस पर लिखा हुआ होगा A1, और A1 के साथ में यह भी लिखा गया होगा कि A1 क्रियाकलाप का अभिप्राय क्या है, A1 क्रियाकलाप का अभिप्राय क्या है, ठीक है। हालांकि जब आप एक्टिविटी लिखते हो तो एक्टिविटी लिखते समय उद्देश्य के अंक नहीं होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक्टिविटी लिखते समय उद्देश्य आपको लिखना है, और वो उद्देश्य आपको कहां से मिलेगा, तो वहां पर जो क्रियाकलाप जमे होंगे वहां जो तख्ती लगी हुई होगी उस तख्ती पर वो या तो चिपका हुआ होगा या हाथ से लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब आप क्या करें, जैसे ही आपका वृहद प्रयोग खत्म हो जाए, जिस पेज पे खत्म हो जाए उस पेज को वहीं छोड़ दो, अगले पृष्ठ से आप शुरू करें। अगले पृष्ठ से आप ऊपर हेडिंग डाल दें क्रियाकलाप, और आपको अगर A1 दिया हुआ है तो आप लिख दें क्रियाकलाप A1, अगर आपको पहले B1 लिखा हुआ है तो आप लिख दें क्रियाकलाप B1। अब आप जाकर के A1 पर या B1 पर जो भी आपको मिला उस पर खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद में आप वहां पर तख्ती पर देखें कि A1 का मतलब क्या है, जो भी उद्देश्य उसमें लिखा हुआ हो आप वहां पर अपनी कॉपी में उस क्रियाकलाप A1 जो आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे वो उद्देश्य पूरा का पूरा लिख दें, जिससे एग्जामिनर को यह समझ में आ जाए कि A1 का मतलब ये क्रियाकलाप है। क्योंकि बच्चों हर स्कूल में क्रियाकलाप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। कोई A1 के रूप में ओम के नियम के प्रैक्टिकल का करवा रहा है, तो कोई जो है वो बल्ब वाले प्रैक्टिकल का करवा रहा है, तो कोई जो है वो रॉन्ग राइट सर्किट वाला करवा रहा है, तो सब अलग अलग तरीके से जमाते हैं, इसलिए आपको उसका उद्देश्य लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद में उस A1 प्रैक्टिकल को पूरा करना है। जब वो पूरा हो जाएगा तो आपको अगले पृष्ठ से दूसरा प्रैक्टिकल शुरू करना है। तो आपने एक बात यहां पर सीखी कि वृहद प्रयोग जब खत्म हो जाए उसके अगले पृष्ठ से पहला क्रियाकलाप, और पहला क्रियाकलाप जहां भी खत्म हो जाए उसके अगले पृष्ठ से दूसरा क्रियाकलाप आपको शुरू करना है। यानी कि आपको किसी भी एक पेज पर दो चीजें एक साथ नहीं करनी, ठीक है ना, ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्रियाकलाप में आपको क्या ध्यान रखना है, क्रियाकलाप में आपको नामांकित चित्र बनाना है, इसके 1 नंबर है, और नामांकित चित्र का मतलब अभी भी मैंने वृहद प्रयोग में बताया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी बनानी है, अगर है तो, अगर उस प्रयोग में प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी है तो आपको प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी बनानी है, और अगर उस प्रयोग में प्रेक्षण सारणी नहीं है, क्योंकि जैसे रॉन्ग राइट सर्किट वाला जो होता है उसमें प्रेक्षण सारणी नहीं होती है, ठीक है ना, तो जिसमें प्रेक्षण सारणी नहीं है उसमें आप छोड़ देवें। इसके बाद में आपको गणना करनी है। अब प्रेक्षण होंगे तो गणना भी होगी, और अगर प्रेक्षण नहीं होंगे तो गणना भी नहीं होगी। किसी किसी में ऐसा प्रैक्टिकल में ऐसा होगा कि प्रेक्षण सारणी तो होगी लेकिन गणना नहीं होगी। पर आप एक बात ध्यान रखें, चाहे प्रेक्षण या प्रेक्षण सारणी हो, चाहे गणना हो, चाहे नहीं हो, आपको हेडिंग जरूर लगानी है। जैसे प्रेक्षण सारणी नहीं है तो आप हेडिंग लगा दें प्रेक्षण सारणी, केवल रॉन्ग राइट वाले सर्किट को आप छोड़ दे, उसके अलावा आप हेडिंग जरूर लगा दे। गणना नहीं है तो गणना की हेडिंग लगा दे गणना, और उसके साथ में लिख दे प्रेक्षण सारणी द्वारा, यानी कि वो गणना आपको कहां से देखनी है, प्रेक्षण सारणी के अंदर देखनी है। और उसके बाद में परिणाम। आप यहां पर खास बात देख रहे होंगे, उद्देश्य आपने लिख दिया है, यहां पर सूत्र सिद्धांत नहीं लिखना है। आपको एक्टिविटी में सूत्र सिद्धांत नियम नहीं लिखना है, आपको केवल चित्र बनाना है, प्रेक्षण लिखना है, प्रेक्षण सारणी बनानी है। प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी एक ही बात है, गणना करनी है और उसके बाद में परिणाम। और प्रेक्षण सारणी में हम नॉर्मली एक रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है कि कितनी रीडिंग आपको लेनी है। अब इसमें ये जो सारी चीजें इन सबके 1-1 नंबर है, लेकिन क्रियाकलाप
कौन सा है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका जो नंबर है वो आगे पीछे जोड़ दिया जाता है। जैसे रॉन्ग राइट वाला सर्किट है तो उसमें गलत परिपथ बनाना और उसमें 2 त्रुटियों को अंकित करना, इसके 2 नंबर होते हैं, और सही परिपथ बनाना और उसमें धारा की दिशा बताना, इसके 2 नंबर होते हैं। यानी 2-2 नंबर आपके रॉन्ग और राइट सर्किट दोनों के होते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी प्रैक्टिकल में गणना नहीं है, एक्टिविटी में गणना नहीं है, तो जो उसके अंक हैं वो प्रेक्षण सारणी में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, यानी प्रेक्षण सारणी का 1 अंक की जगह कितना हो जाएगा, 2 अंक हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? क्रियाकलाप में आपको क्या ध्यान रखना है? अब मैं प्रैक्टिकल वाइज भी आपको क्रियाकलाप में बताऊंगा भाई किस क्रियाकलाप में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये एक मोटा मोटा इसको समझ लें। अब प्रायोगिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अगर आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड स्वच्छ है, साफ है, स्वच्छ है, साफ है, तो उसका 1 नंबर है। नियमित रूप से बना हुआ है तो उसके 1 नंबर है। निर्धारित संख्या में प्रयोग अगर किए हुए हैं तो उसके 2 नंबर हैं। इस